Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So this is our second video of फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में वीडियो के आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई है। फर्स्ट वीडियो रिलेटेड था फ्लूइड स्टार्ट से, और सेकंड वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो मींस इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो के एंड तक हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था फ्लूइड स्टार्ट्स के बाद फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स की। सबसे पहले सबसे बेसिक लॉ से स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वीडियो, जो है स्टोक्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोक्स लॉ। भाई स्टोक्स लॉ क्या होता है? तो देखिए जो स्टोक्स ने बताया वो काफ़ी इजी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको और इजीली अगर एक्सप्लेन करें तो इजीली एक्सप्लेन करने के लिए सपोज करिए ये आपका कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है, बहुत सारी लेयर्स रहेंगी इसमें, ठीक है। इसमें अगर आपको एक स्फेरिकल बॉल ड्रॉप करते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, आपने v वेलोसिटी से इसे ड्रॉप कर दिया या किसी वेलोसिटी से ड्रॉप किया, v मत कंसीडर कीजिए, आपने ड्रॉप किया इसे। आप क्या करेंगे, जैसे इसे ड्रॉप करेंगे बॉल जो है आपकी स्फेरिकल बॉल, ठीक है, वो नीचे आती जाएगी और जितनी भी सारी लिक्विड लेयर्स हैं वो सब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगी, विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कुछ टाइम के बाद सपोज कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो स्टोक्स साहब ने क्या बताया कि भाई इस पर जो नेट विस्कस फोर्स लगेगा F, उसकी वैल्यू होगी 6 पाई एटा आर वी, ठीक है। स्टोक्स ने क्या बताया कि इस पे जो नेट विस्कस फोर्स लगेगा, मतलब देखो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे जितनी भी लिक्विड लेयर्स हैं सबके थ्रू तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। तो नेट विस्कस फोर्स जो कि इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड, मतलब इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज, ठीक है, इसके मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 6 बाई एटा आर वी। ये कैलकुलेट किया था स्टोक्स ने, तो इसलिए इस फॉर्मूले को ही हम लोग कहते हैं स्टोक्स फॉर्मूला। इसकी वैल्यू होती है 6 बाई एटा आर वी। यहाँ पे एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, इसी फ्लूइड के लिए, इस फ्लूइड के लिए। आर है ये जो स्फेरिकल बॉल लिया था उसका रेडियस, और वी है क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी वी इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, बहुत इजीली डिस्कस कर लेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो देख लीजिए यही आपके पास लिखा हुआ है स्टोक्स लॉ, ओके, F इज इक्वल टू 6 बाई एटा आर वी। तो ये बाकी आपके पास यहाँ पे दिया ही हुआ है, जो कुछ भी थियोरी है उससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। डेरिवेशन अगर आप देखना चाहो कुछ खास नहीं है इसके डेरिवेशन में, जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप लोग जानते ही हो, वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। वो यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप इसको इजीली डिराइव कर सकते हो, आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, डेरिवेशन में कोई बड़ी बात नहीं है और उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करिए और सिंपली डिराइव कर डालो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। यार अभी मैंने बताया था ना, देखो स्टोक्स लॉ में ये एक टर्म आया था v, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रही है इसको मैंने कहा था ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो देखते हैं यार टर्मिनल वेलोसिटी है कौन सी चीज़। देख लो यार टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। ये आपका फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड में हमने एक स्फेरिकल बॉल मेटालिक स्फेरिकल बॉल जिसकी रेडियस r, डेंसिटी रो थी, ठीक है, सिग्मा डेंसिटी के फ्लूइड में डुबो क्या दी, मतलब कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप कर दी, कुछ हाइट से ड्रॉप करा। तो हो क्या रहा है, आते आते लिक्विड में आते आते इस स्फेरिकल की वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। पहले तो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती, वो कांस्टेंट वेलोसिटी ही इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी थियोरी आपके पास यहाँ पे गिवन है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको डेफिनेशन भी लिखी हुई यहाँ पे मिल जाएगी, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए भाई अब बात करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोल तो दिया, अब इसको निकालेंगे कैसे हम लोग। चलो यार, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने ये स्फेरिकल बॉल कंसीडर किया है और आप इसको सिग्मा डेंसिटी के फ्लूइड में आपने किसी हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया, ये जाते जाते सपोज करो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v हो जा रही है, ठीक है।
तो पहले सबसे पहले चेक करना होता है फोर्सेस को, कौन कौन से फोर्स इस पे अप्लाइड है। ठीक है, सबसे पहला तो बॉल का वेट, नंबर 1 सबसे टॉप पे जो फोर्स लगेगा, मतलब सबसे पहला फोर्स, कुछ आए ना आए हमको ये आता है कि इसका वेट एक्ट करेगा ही करेगा, और वेट W हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ रखा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, कोई भी बॉडी अगर हम लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो वो फ्लोट तभी करती है जब वो अपने वेट के इक्वल लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे। ये देखो बहुत क्लियर दिख रही है इसी डायग्राम से कि ये फ्लोट तो नहीं कर रही लेकिन नीचे चली आ रही है। तो लेकिन इसने अपने वेट के इक्वल ना सी, लेकिन कुछ तो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, देखिए ये, ठीक है, U, उसको हमने U से शो किया। कितने लिक्विड को इसने डिस्प्लेस किया, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। लिक्विड भी तो फोर्स अप्लाई करेगा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिर एक और फोर्स है नेट विस्कस फोर्स। स्टोक्स फॉर्मूले से हमें पता लगा कि अगर कोई भी बॉल, स्फेरिकल बॉल को हम जैसे किसी भी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं किसी वेलोसिटी से, तो लिक्विड की बहुत सारी लेयर्स उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स अप्लाई करती है, जिससे हमें नेट विस्कस फोर्स F मिलता था। तो हाँ, विस्कस फोर्स F इस बारी भी मिलेगा। तो आइए सबको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ साइन के साथ सारे फोर्सेस को ऐड कर लीजिए। वेट W इक्वेट होगा किन फोर्सेस से, U और F से। ठीक है, U आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जो लिक्विड ने फोर्स अप्लाई किया वो है। ठीक है, देख लीजिए, अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, उसकी वजह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट लगा है वो है। ठीक है, तो चलो भाई, वेट इसका कितना है स्फेरिकल बॉल का, देख लीजिए। वेट इज इक्वल्स टू, नंबर 1, weight is equals to mg, mass can be written as volume into density into g. Volume is 4/3 pi r cube rho g. ये मिल गया वेट। सेकेंड थिंग वॉज, व्हाट वाज सेकेंड थिंग, देख लीजिए। सेकेंड थिंग, इसने कितने वेट का लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, U कितने वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, भाई जितना इसका वेट है लगभग उतने ही लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, लेकिन मास इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है। V इंटू सिग्मा इंटू G, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम सेम रहेगा। देखो, कोई भी बॉडी है वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर लेगी। अगर वो फ्लोट हो रही है तो अपने वेट के इक्वल, नहीं तो डिफर कहाँ से आ रहा, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी की वजह से। ठीक है, तो डेंसिटी रो की वजह सिग्मा हो गई है, 4 पाई r क्यूब सिग्मा टाइम्स g। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे रो के प्लेस पे मुझे सिग्मा करना होगा, सिग्मा टाइम्स g। ओके, तो ये आपका एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक और है थर्ड फोर्स, दैट वाज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा RV दिस। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नेट विस्कस फोर्स, दैट विल बी F इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा RV। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देख लीजिए एक बारी डायग्राम में, आपके पास U और F अपवर्ड डायरेक्शन में है और W डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सबका वेक्टर सम ले लीजिए। U प्लस F विल बी इक्वल्स टू W। U प्लस F, क्लियरली U प्लस F इज इक्वल्स टू W। U की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा टाइम्स G, plus F means 6 pi eta RV is equals to 4/3 pi r cube rho times G। ठीक है, देखिए पाई आपका थ्रू आउट द इक्वेशन कॉमन था तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से कॉमन ले लीजिए,
4/3 आर क्यूब जी। आपके पास आ जाएगा रो माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू 6 एटा आर वी। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ओके, आर से एक पावर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, जो क्यूब था क्यूब की बजाय स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो वेलोसिटी v कितनी आ गई, 2/9। सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हो, 2/9 आर स्क्वायर जी टाइम्स रो माइनस सिग्मा होल डिवाइडेड बाई एटा। ठीक है, दिस इज एटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसके लिए, टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी उस बॉल की, स्फेरिकल मेटालिक स्फेरिकल बॉल की इतनी होगी। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम लोग लिख लेते हैं क्लियर करके। टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी टाइम्स रो माइनस सिग्मा होल डिवाइडेड बाई एटा। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद है नेक्स्ट अपना पॉइजलीज फॉर्मूला। पॉइजलीज फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ L रेडियस R अंडर अ प्रेशर डिफरेंस P अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू दिस थिंग। कैपिलरी ट्यूब आपकी वो ट्यूब होती है जिसमें रेडियस उसकी लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो। ठीक है, इसकी जो रेडियस है इस ट्यूब की, रेडियस r, इसकी लेंथ l के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारी एक कैपिलरी ट्यूब है, इसमें आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी कैपिलरी ट्यूब में इसके इन दोनों एंड पे प्रेशर डिफरेंस कितने का है, स्मॉल p का। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस स्मॉल p का है, रेडियस इसकी स्मॉल r, लेंथ l है। ठीक है, तब इसमें पर सेकंड कितने वॉल्यूम का फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो देखिए, वो इस फॉर्मूले के थ्रू आप काउंट कर सकते हो। ये बताया था पॉइजलीज ने, इसलिए इसका नाम पॉइजलीज फॉर्मूला है। कम टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद देखिए हम लोग को समझना होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो की। स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर इस डायग्राम पे आप नज़र डालिए तो देखिए यहाँ पे आपको A B C D ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो जो एक लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसमें एक पॉइंट A को पकड़ लीजिए, A पॉइंट को पकड़ लिया। इस A पॉइंट से, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में इस A पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल पास होंगे सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। ध्यान रखिएगा, पॉइंट A से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल पास होंगे सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। नंबर एक, वेलोसिटी सेम रहेगी। दूसरा, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स A पॉइंट से पास होंगे सबका पाथ भी सेम होगा। ओके, तो मतलब A पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास हो रहे हैं सबकी वेलोसिटी और सबका पाथ सेम है। ठीक है, A पॉइंट से पास होने वाले अगर पार्टिकल की वेलोसिटी VA है तो सारे पार्टिकल जितने भी आगे चल के जितने भी पार्टिकल पॉइंट A के थ्रू पास होंगे सबकी वेलोसिटी VA ही रहेगी और सब सेम पाथ फॉलो करेंगे। उसी तरह इस पूरे फ्लो में कहीं भी आर्बिट्रेरीली हम कोई भी पॉइंट सपोज करिए K चूज कर लेते हैं, तो इस पॉइंट से पास होने वाले सारे पार्टिकल की सबसे पहली चीज़ वेलोसिटी सेम हो, दूसरी चीज़ पाथ सेम हो, तब हम कहेंगे हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और इसके पाथ को ही हम लोग स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपके पास लिटरेचर यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए वीडियो का। ओके, सारी स्लाइड्स का, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है खुद समझने के लिए। बाकी एक एक पॉइंट को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। ठीक है, चलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो हम लोगों ने समझ लिया, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं टर्बुलेंट फ्लो पे। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है भाई,
अगर फ्लूइड पार्टिकल आपके जिगजैग मोशन कर रहे हैं, मतलब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनकी वेलोसिटी कुछ भी हो, कोई कंट्रोल नहीं है, तो भाई ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ आगे स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसा दिख रहा है, लेकिन आगे चल के मोशन जिगजैग हो गया है, वो कहीं भी जा रहे हैं आपके फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, देखो ये यूज भी किया गया वर्ड जिगजैग, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। आगे बढ़ जाते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। भाई क्रिटिकल वेलोसिटी, नाम में अगर क्रिटिकल डाल दिया ना तो वो टॉपिक ही क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जब तक किसी फ्लूइड में स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहे, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत फायदे वाली बात है आपके लिए। क्रिटिकल वेलोसिटी बोले ना, ये आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन मोशन में, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। अभी आर्बिट्रेरीली इसके फ्लो में यहाँ पे हमने जैसे पॉइंट चूज किया, तो इस पॉइंट से पास होने वाले सारे फ्लूइड पार्टिकल की एक तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दूसरी बात सबका पाथ सेम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स जब तक कि इस फ्लूइड में स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहे वो कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे ही इस वेलोसिटी को क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ तक वी मैक्स वेलोसिटी तक चलो, या वी वेलोसिटी तक इसमें फ्लूइड में स्ट्रीमलाइन फ्लो बना है, और जैसे वी वेलोसिटी को एक्सीड करें हम, इसका फ्लो कैसा हो गया, स्ट्रीमलाइन से चेंज होकर टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी के बाद फ्लूइड में उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो खत्म होकर तुरंत टर्बुलेंट फ्लो हो जाए, ठीक है, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पे आपको पूरा गिवन है, डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं देख लीजिए, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। एकदम सही बात है भाई, यही चीज आपको बता रही हूँ मैं कब से, कि जैसे ही इस वी मैक्स को क्रॉस करते हो लिक्विड या फ्लूइड जो है आपका, उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है, टर्बुलेंट। वो फ्लो जो है टर्बुलेंट हो जाता है जैसे इस वेलोसिटी को एक्सीड किया। तो यही वेलोसिटी हमारी क्या कहला जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। आगे है रेनॉल्ड्स नंबर। देखो भाई रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ये वो डायमेंशनलेस नंबर होते हैं ना जो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि फ्लो कैसा है फ्लूइड का। कोई फ्लूइड सपोज करो फ्लो कर रहा है, तो उसके रेनॉल्ड्स नंबर के थ्रू पता लगता है कि हाँ इसका फ्लो है कैसा, ठीक है। इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ पाइप, ठीक है। चलो भाई रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद देखिए, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो लैमिनार है, 3000 से ज़्यादा है, ठीक है, तब आपका फ्लो टर्बुलेंट हो गया, और 2000 से लेके 3000 तक है तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो मतलब कुछ चेंज लगा रहेगा, लैमिनार से टर्बुलेंट या टर्बुलेंट से लैमिनार, ऐसा हो रहा है फ्लो, ठीक है। लैमिनार को आप स्ट्रीमलाइन फ्लो के फॉर्म में देख लीजिएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो के फॉर्म में ही समझिए, क्योंकि लैमिनार में आपकी कई सारी प्रोफाइल आती हैं, वो हम लोग फिर से कभी लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जैसे लैमिनार में आपकी आ जाती है पैराबोलिक प्रोफाइल, आ जाती है प्लेन प्रोफाइल, आ जाती है, तो इस तरह से वो है लैमिनार में आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो की ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की। यार आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो आइडियल बोलने के साथ ही काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कभी आइडियल गैस का नाम, ये चीज़ आपको मिलेगी कभी नहीं रियल लाइफ में, क्योंकि हम लोग तो रियल लाइफ जीते हैं ना, तो रियल लाइफ में आइडियल चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, ये सारी स्टडीज़ जो है, सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड होंगे हर बारी आइडियल फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, देखो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। वही चीज लिखी हुई है, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स फ्लो इज स्टीडी एंड इररोटेशनल, ठीक है। अगर कोई फ्लूइड है जो कि नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल है और उसका फ्लो
स्टीडी और इरोटेशनल है तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड। सिंपली आपको आइडियल फ्लूइड समझना है तो नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बस सिंपल, वो आपका हो जाएगा आइडियल फ्लूइड। इसके बाद बात कर लेते हैं एनर्जीज पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। कोई लिक्विड है उसमें कितने टाइप की एनर्जी होगी उन चीज़ों की। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। भाई लिक्विड में लिक्विड के मोशन के थ्रू काइनेटिक एनर्जी तो होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड की बात की जाए तो देखिए करना क्या होगा, हमें इस लिक्विड के मास से डिवाइड कर देना होगा काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास हाफ mv², इसमें मास से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी हाफ टाइम्स v², ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेलोसिटी हेड। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी है, हम उसमें उसके वेट से डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो अगर इसमें वेट से डिवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी में, अगर हम लिखते हैं हाफ mv² पूरे में डिवाइड कर देते हैं mg से, तो मास से मास कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा v²/2g। v²/2g हमारा कहला जाएगा क्या चीज़, वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो v²/2g इज नोन एज वेलोसिटी हेड। देख लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है v²/2g मीन्स वेलोसिटी हेड। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए v से वॉल्यूम कैन बी रिटन एज, अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, तो हाफ ρv² लिख दीजिए सिंपली, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका हाफ ρv² आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये कितनी है mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट की बात कर ली जाए, वो कितनी हो जाएगी, mgh अपॉन वेट इज mg से mg कैंसिल आउट h, तो दिस h इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज नोन एज पोटेंशियल हेड, ये आपका लिखा है। इसको ग्रेविटेशनल हेड के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आपके पास मेंशन नहीं है लेकिन नोट कर लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल हेड, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, देख लो mgh में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अगेन मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, तो इट विल बी ρgh, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी। देखो जब भी बात होगी लिक्विड की तो उसमें प्रेशर हमेशा एक्सर्ट होगा। प्रेशर एनर्जी इसमें कितनी आ जाएगी, प्रेशर एनर्जी कितनी आ जाएगी, v वॉल्यूम के कारण pv, ओके। अगर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो pv अपॉन v विल बी इक्वल्स टू p, ये आपका कहलाएगा एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की बात हम लोग अभी कुछ देर ही बात करेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल, जब वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर p, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ये होता है आपका प्रेशर हेड। तो प्रेशर एनर्जी आपकी आई थी p, इसमें वेट से डिवाइड कर दीजिए, वेट मीन्स नहीं pv थी प्रेशर एनर्जी, v वॉल्यूम के लिए pv थी, p तो एक्सेस प्रेशर आया था ना, pv में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसकी वेट से तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, pv डिवाइडेड बाई mg, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, तो इस टर्म को तो हम लोग डेंसिटी लिख देंगे ना, p अपॉन रो टाइम्स g, ये आ जाएगा p अपॉन रो जी, दिस इज नोन एज p अपॉन रो जी इज नोन एज प्रेशर हेड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मार्क इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहूँगी, यहाँ से आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है ना वो आपको शायद बेहतर समझ में आने लगे। आई गेस यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, बट हाँ वहाँ से यहाँ से थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस स्टार्ट हो जाता है अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई ट्यूब है,
जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, उसमें हमारा आइडियल फ्लूइड स्टीडीली फ्लो हो रहा है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन मोशन में, तब ये कहा जाएगा कि इसका एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, मींस एरिया ऑफ द ट्यूब ए एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड will be constant at each and every point. This is known as equation of continuity. तो भाई ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि ऐसा कैसे होगा, तो उसके लिए क्या कंसीडरेशन लेते हैं। चलिए भाई, हमने नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ये ट्यूब ले ली, ए भी आपको ट्यूब दिख रही है डायग्राम में, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ठीक है। इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कर लो A1 है, इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ठीक है। A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन दोनों पॉइंट्स में। अब देखो A1 A पॉइंट से पास होने वाले फ्लूइड्स की वेलोसिटी V1, B पॉइंट से पास होने वाले फ्लूइड्स की वेलोसिटी V2 है, ओके। इतनी बात ध्यान रखिएगा। A पॉइंट पे ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, B पॉइंट पर ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, A पॉइंट से पास होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V1 और B पॉइंट से पास होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है, ठीक है। तो हम इसमें लगाने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये हम मान के चलेंगे कि जितना मास, फ्लूइड का मास A पॉइंट से एंटर हो रहा है, उतना ही फ्लूइड के मास को तो एग्जिट करना चाहिए B पॉइंट से। भाई कोई ट्यूब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना फ्लूइड A पॉइंट से एंटर करेगा उतना ही तो बाहर आएगा ना B पॉइंट से। तो चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं। सपोज कर लो A पॉइंट से M1 मास एंटर कर रहा है फ्लूइड का और B पॉइंट से M2 मास एग्जिट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, M1 should be equals to M2. You know that mass can be written as volume into density. देखो फ्लूइड सेम है इसलिए डेंसिटी सेम रखनी पड़ेगी, तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल, V1 शुड बी इक्वल्स टू V2। तो जितना वॉल्यूम A पॉइंट से एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम B पॉइंट से एग्जिट कर रहा है। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं यार, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। देखो अब बच रही है बात वॉल्यूम की, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया, यस, एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू हाइट। ए पॉइंट पे एरिया था A1, हाइट सपोज कर लो, हाइट तो आपको मिलेगा नहीं, देख लो यहाँ पे कलर चेंज, दिस वन, यस। सपोज कर लो डेल्टा टी टाइम में A पॉइंट से V1 वेलोसिटी से A डैश पे फ्लूइड पहुंच रहा है, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लो x1 ट्रेवल कर रहा है, कितना x1, ठीक है। और उसी जगह B पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रहा है, x2 ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइट तो नहीं मिलेगी ना, ये आपकी ट्यूब के फॉर्म में है, ये आपका A पॉइंट है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था विद वेलोसिटी V1, फ्लो कर रहा था फ्लूइड। अब हम क्या कह रहे हैं, सपोज कर लो डेल्टा टी टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा, x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा, ये x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके यहाँ पहुँच जा रहा, ठीक है। तो A1 इंटू x1 इज इक्वल्स टू A2 इंटू x2, ये आ जाएगा, ठीक है। A1 x1 इंटू A2 x2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, displacement can be written as velocity into time, velocity into time, ठीक है। तो चलो भाई डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। तो A1 वेलोसिटी कितनी भाई, वेलोसिटी वाज V1, टाइम सेम टाइम हम कंसीडर करें कि डेल्टा टी टाइम में या 1 सेकेंड में, चलो डेल्टा टी टाइम में ये इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है और B पॉइंट से जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है विद वेलोसिटी V2,
वो डेल्टा टी टाइम में कितना x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो v1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू a2 x2 डेल्टा टी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो देखो ए पॉइंट से जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी तो v1 थी, यहाँ पे v1 हमने इसलिए लिख दिया। टाइम डेल्टा टी इसलिए लिखा क्योंकि ए पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है ट्यूब का, वहां से v1 वेलोसिटी से जितने भी फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं, सपोज करते हैं कि डेल्टा टी टाइम में वो x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा टी टाइम में ही b पॉइंट से v2 वेलोसिटी से जो फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं, हमने सपोज किया था कि वो x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे v2 कर लीजिएगा, दिस इज v2 वेलोसिटी, ठीक है। a1 v1 t इज इक्वल्स टू a2 v2 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 आपके पास आ गया। फिर से देख लीजिए लास्ट लाइन, a1 v1 डेल्टा टी वॉज इक्वल्स टू a2 v2 डेल्टा टी। जहां भी बेटा ना क्लियर रहा करे, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लिया करो, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और भाई एक चीज तो हम ये कहना चाहेंगे, एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए बिना स्किप किए, देखिए ऑटोमेटिक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, मतलब आर्बिट्रेरीली हम कोई भी पॉइंट चूज कर ले ना, तो वहां पे हमको वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो प्रोडक्ट है वो हर बार ही सेम मिलेगा। ये इक्वेशन क्या इम्प्लाई कर रही है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड की वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है, ठीक है। AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस वाज आवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यही तो कहता था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है।